नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी की क्लासेस को। और अब आपको हिंदी की क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलेंगी। हिंदी की क्लासेस जो होंगी ये आपके लिए यूजफुल होंगी। जो भी यूपीएसआई की भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, बेसिकली यूपी बीएड, जो भी बीएड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, चूंकि उनका एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, तो उसमें भी ये हिंदी की क्लासेस बहुत यूजफुल होंगी। अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी देख रहा है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर कोई वैकेंसी देख रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। जितने भी स्टेट एग्जाम होंगे, कोई भी अगर आप स्टेट एग्जाम दे लें, कोई भी जिसमें हिंदी शब्द का जिक्र है, अगर उसमें हिंदी शब्द का जिक्र है तो आपको ये क्लासेस, आपके लिए ये क्लासेस संजीवनी बूटी होगी। ये क्लासेस मैं शुरू करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, इनिशियल लेवल से शुरू करके एकदम से टॉप लेवल तक आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल जीरो से चीज शुरू करके और टॉप लेवल तक आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी लोग हिंदी आज तक नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं या पढ़ भी चुके हैं, उनको भी ऐसा नहीं कि आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी। आप क्लासेस देखिए, आपको क्लासेस जो है वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो ये हिंदी की डेमो क्लास फर्स्ट है। 3 क्लासेस आपके YouTube पर फ्री रहेंगी। फिर उसके बाद जो है आपको अगर हिंदी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम प्लस जो आपको तैयारी जिस चीज की करनी है, आप अपना नाम लिख करके स्पेस जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं तो अपना नाम, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा स्पेस यूपीएसआई, ऐसे करके आप मैसेज करेंगे मुझे। फिर आपको आगे क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी कि आगे क्लासेस वेबसाइट पे चलेंगी या ऐप पे चलेंगी, कहाँ चलेंगी, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो ये हिंदी की डेमो क्लास नंबर 1 है। तो शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर आपने देखा है, लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण। अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, तो आपके दिमाग में एक चीज तो बहुत अच्छी से आनी चाहिए कि व्याकरण का यूज हम लोग शुद्ध लेखन के साथ साथ शुद्ध उच्चारण या शुद्ध अर्थ को समझने के लिए करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी व्याकरण अगर कहीं शब्द आ रहा है, मतलब शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध उसका अर्थ निकालने के लिए हम लोग व्याकरण का यूज करेंगे। रही बात हिंदी की, तो ये मान के चलिए जो हिंदी आपका टॉपिक है ये हर एग्जाम में बहुत नॉर्मल लेवल का आपसे पूछेगा, है ना। बहुत ही नॉर्मल मेरे कहने का मतलब है आपसे साहित्यिक हिंदी नहीं पूछेगा ना, मैं आपको साहित्यिक हिंदी पढ़ाने वाला। ठीक है, मैं आपको व्याकरणीय हिंदी पढ़ाऊंगा जो कि आपके स्टेट एग्जाम, इवन देन अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम का जैसे हो गया पीसीएस हो गया, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो गया, अगर आप उसका प्री दे रहे हो फिर भी आपके लिए यूजफुल होगा। हाँ, अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा साहित्यिक हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जो मैं आपको आज हिंदी पढ़ाऊंगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के सभी स्वरूपों को, हिंदी का विकास कैसे हुआ। बट हिंदी का जो विकास होगा मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। जब पूरी की पूरी टॉपिक में पढ़ा लूंगा फिर आपको मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान होगा कि हाँ ये जो टॉपिक है ये मैं यहाँ से कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ये यहाँ से कैसे रिलेट कर रहा हूँ। तो ये चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो आपकी हिंदी की क्लासेस हैं, सारे स्टेट एग्जाम कोई भी आप दे लो, यूपीएसआई दे लो, यूपीपी दे लो, कोई भी स्टेट एग्जाम दे लो, पीसीएस दे लो, तो उसके लिए आपकी हिंदी की क्लासेस जो है ये यूजफुल होंगी। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि व्याकरण क्या चीज है, तो शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, या तो व्याकरण का अर्थ क्या हुआ, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थ को समझना या समझाने वाली किताब को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें हमारी अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग चलने की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो व्याकरण में पढ़ने की कोशिश करेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले अगर हम लोग व्याकरण की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार पढ़ेंगे।
वर्ण विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, है ना। वर्ण विचार के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, और शब्द विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार, वाक्य विचार पढ़ेंगे। आपको व्याकरण में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें, वर्ण विचार, शब्द विचार और आपका वाक्य विचार। ये कहने में तो बहुत इजी है, बट इसको पढ़ाने में कम से कम आपकी जो है वो 56 से 60 क्लासेस लगेंगी पूरी की पूरी हिंदी को पढ़ाने में। इट मींस ऑलमोस्ट 60 क्लासेस, ठीक है। पूरी अगर हम हिंदी की बात कर लें तो 60 क्लासेस में आपकी हिंदी पढ़ाई जाएगी, और इस 60 क्लासेस में आपको डिटेल में चीजें जो है, डिटेल में, चाहे वो हिंदी का विकास हो या मुहावरे हो, जैसे जो चीजें बहुत नॉर्मल लेवल से होती हैं उनको भी, और जो बहुत हाई लेवल की होती हैं उनको भी हम मिक्स करके पूरे टॉपिक को एक साथ मिक्स करके पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करना हो तो आप इसे नोट कर लें कि हिंदी व्याकरण में हम शब्दों को, वाक्यों को शुद्ध रूप से समझने व लिखने का प्रयास करते हैं, शुद्ध रूप से समझने व लिखने का प्रयास करते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगा आपका वर्ण विचार, पहला क्या होगा आपका वर्ण विचार। दूसरा होगा आपका शब्द विचार, दूसरा क्या होगा आपका शब्द विचार, ठीक है। और जो नंबर 3 होगा, नंबर 3 हो गया, क्या होगा आपका वाक्य विचार। ये क्या हो गया आपका वाक्य विचार, ठीक है। तो हिंदी को हम इन 3 स्लैब में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ण विचार में हम लोग वर्णों से मिल करके या वर्णों के साथ खेल खेल करके जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब यही वर्ण मिल जाते हैं और कोई सार्थक सा अर्थ निकल आता है, और क्या होता है, कोई सार्थक सा अर्थ निकल आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द विचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, शब्द विचार बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य विचार बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य विचार बोलते हैं। तो सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे हम लोग, कहां से, वर्ण विचार से। कहां से शुरू करेंगे, वर्ण विचार से शुरू करेंगे, शब्द विचार और फिर वाक्य विचार। उसके बाद ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग हिंदी का साहित्यिक विकास देखेंगे या हिंदी का व्याकरणीय विकास देखेंगे कि जो हिंदी है ये विकसित कैसे हुई है। आज अगर हम कोई भाषा बोल रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये जो है बना, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब समझिएगा हमारी बात को। जो वर्ण विचार है, अब हम लोग वर्ण विचार को लिखेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार को आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे टॉपिक पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। बस आपको जो है चीजें वो कंप्लीटली पढ़नी है, पूरी तरह से आपको चीजें वो कंप्लीट पढ़नी है कि क्या होता है, ठीक है। आप समझिएगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्ण विचार, ठीक। वर्ण विचार। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने बात किया था हिंदी व्याकरण, तो इसमें क्या था कि शब्दों को, वाक्यों को या वर्णों को शुद्ध रूप से समझना, लिखना, पढ़ना, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोले थे, हिंदी व्याकरण बोले थे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने वर्ण विचार लिखा तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि सर वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं दोस्तों। तो आप इस बात को लिखें, हेडिंग डालेंगे पहले वर्ण विचार, फिर आप लिखेंगे यहां पर कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग। क्या लिखेंगे आप, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग, तथा शुद्ध प्रयोग, शुद्ध
प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। विचार मीन्स सोचना, कहते नहीं है सोच विचार कर बताएंगे। मान लीजिए आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता आया, आप क्या कहते हैं, सोच विचार करके बताएंगे। तब तक पता क्या चलता है, किसी दूसरे से उसके हाथ जो है वो पीले हो जाते हैं। सोच विचार, विचारना, इट मीन्स क्या, उस टॉपिक के बारे में आप थॉट कर रहे हो। इट मीन्स शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और उसका सही जगह पर प्रयोग करना, उसका क्या सही जगह पर प्रयोग करना, इसी को आप क्या कहते हो, वर्ण विचार कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो, वर्ण विचार कहते हो। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में आई तो फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे चलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार, तो इसमें जो कंफ्यूजन है वो हम लोग जीरो से दूर करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछे सर बताएं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब समझते हैं, भाषा कितने तरह से होती है, कहोगे सर भाषा तो एक होती है जो आपने लिख दिया, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी, तो आपने लिखित में बताया। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा बोलेंगे सर एक तो आपने खाली मुंह से बोल दिया कि जा आज से मेरा जूता चप्पल तुम्हारा हुआ, ये कौन सी भाषा हो गई, ये हो गई आपकी मौखिक भाषा। ये कौन सी आपकी हो गई, मौखिक भाषा। तीसरा, अगर मैंने संकेत किया इधर जा, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं बहुत दूर हूं, जैसे मान लीजिए भीड़ है, भीड़ में मैं आपको देखा, भाई किधर हो, इधर आओ, मैंने ऐसे हाथ उठाया, मैंने आपको ऐसे बुलाया, आप बहुत दूर से समझ गए कि अरे वो तो मुझे बुला रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे सांकेतिक भाषा। क्या बोलेंगे इसे, सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा में ऐसे भी होता है ट्रैफिक के सिग्नल्स, ट्रैफिक के सिग्नल्स भी क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा। रेड, येलो, ग्रीन, है ना, संकेत करते हैं आपको, अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ, अब चल पड़ो, अब गिर पड़ो, ये सारा आपको संकेत करते हैं आपके ट्रैफिक सिग्नल्स। तो जो आपकी भाषा होती है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलने वाली, इसे कहते नहीं ये मेरी मुंह बोली बहन है, मतलब उनकी मौखिक बहन है। कौन सी बहन है उनकी, मौखिक बहन है मेरे दोस्तों, मुंह बोली। इट मीन्स सिर्फ आपने उनको मुंह से बोला है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाषाएं होती हैं 3 प्रकार की। अब मैंने बोला कि बताएं सर मौखिक रूप से बोले जाने वाली, क्या मौखिक रूप से बोले जाने वाली भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आप कहोगे सर अगर आप बात कर रहे हो मौखिक से, है ना, किससे बात कर रहे हो आप, मौखिक से, तो मुंह से अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम कोई ध्वनि निकालते हैं, भैया निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ठीक है, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, कोई ना कोई ध्वनि निकालते हैं। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर हम ध्वनि और वर्णों में आपको अंतर बताने की कोशिश करेंगे। ध्वनि का मतलब हुआ आपने मुंह से कुछ भी बोल दिया, ध्वनि का मतलब क्या हुआ, आपने मुंह से कुछ भी बोल दिया, आप उसे ध्वनि कह सकते हो। लेकिन आप अगर वर्ण की बात करोगे तो कहोगे आ, इ, उ, ये क्या होंगे, आपके वर्ण हो जाएंगे। तो जो चीजें हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे सर जो ध्वनि होता है ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का मतलब क्या, बचपन में जब हमको कोई शब्द नहीं पता होते हैं हम फिर भी कुछ भी बोल देते हैं, माँ बाप हमारे समझ जाते हैं कि मामा मांग कह रहा है कि मम मांग रहा है या पानी कह रहा है, समझ जाते हैं हम लोग बहुत इजीली। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहोगे सर मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। वो क्या होती है, ध्वनि। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक हेडिंग डाल दीजिएगा, या हेडिंग नहीं ऐसे लिखिएगा, नोट लगा के लिखेंगे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, अब आइए जरा सा समझते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, जब आप किसी मौखिक रूप से सुनी हुई ध्वनि को, जब आप किसी मौखिक रूप से सुनी हुई ध्वनि को लिखित रूप प्रदान कर देते हो, जब आप किसी मौखिक रूप से सुनी हुई ध्वनि को
जब आप क्या करते हो, लिखित रूप प्रदान कर देते हो, तो वो हो जाती है आपकी लिखित भाषा। वो कौन सी भाषा हो जाती है आपकी? लिखित भाषा। अगर अब आपसे कोई पूछे सर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएं, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे सर वर्ण जो होती है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आप ऐसे लिखेंगे, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या आपको इतनी मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर आ गई समझ में तो एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेंगे। जब हम किसी भाषा को मुंह से, जब हम किसी भाषा को अपने मुख से स्थानांतरित करते हैं दूसरे के लिए या दूसरे को प्रदान करते हैं, तो वो होती है हमारी मौखिक भाषा। उसी मौखिक भाषा के लिखित रूप को आप क्या कह देते हो? लिखित भाषा। इस तरह से मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। मौखिक भाषा के, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है ध्वनि, और लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? आपकी वर्ण होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर आई हो तो बहुत अच्छी बात है कि मौखिक भाषा के लिखित रूप को ही हम वर्ण कह देते हैं। मौखिक भाषा के लिखित रूप को क्या कह देते हैं? हम वर्ण कह देते हैं। अगर मेरी इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो विश्वास मानिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन सिर्फ पूछूंगा, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, और आपके दिमाग जो है ना पूरी तरह से हिल जाएगा कि इसमें आंसर क्या करना है। इस बात को आप नोट कर लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई। आप कहोगे सर भाषा की आपने बोल दिया ना, और ऊपर से बोल दिया क्या? मौखिक बोल दिया, तो आपने अभी बताया सर ध्वनि होती है। ठीक है, इसको लिख लें। नंबर 1 तो ऐसे लिख लें कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। इस बात को जल्दी से आप नोट करें, फौरन नोट करें। ठीक है, इस बात को आप फौरन नोट करें। ओके, अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया इसी क्वेश्चन से, सर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो? अभी आपने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। ठीक है, अच्छा, इतनी 2 बातें अगर आपको समझ में आ गई हो, फिर मेरा प्रश्न वज्र का प्रहार आपके ऊपर आने जा रहा है, तो बच करके बिल्कुल रहिए और क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बहुत सिंपल सा हमारा पुराना क्वेश्चन ही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन देख करके मजा आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में जैसे मैंने इतना लिखा, आपके दिमाग में एक चीज तो गूंज गई होगी कि सर आपने अभी बताया कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई या मौखिक इकाई, आपने 2 चीजें बताई, लेकिन हमको आपने ऐसे नहीं बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। और ऑप्शन भी देखो कितने बढ़िया बढ़िया है। सबसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया ध्वनि, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया वर्ण, ठीक, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया शब्द, ये तो आपको पता है होगा नहीं, और चौथा ऑप्शन दे दिया A and B बोथ, A and B बोथ। मैंने आपको चौथा दे दिया
ए एंड बी बोथ। आप इसमें क्या टिक लगा करके आगे बढ़ना चाहोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लगाओगे नंबर 2 यानी वर्ण। तो इसके आगे क्वेश्चन के आगे सितारा बना ले, सितारा बना के लिख ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जब कोई शर्त ना दी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब कोई शर्त ना दी हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी वर्ण होती है, जब कोई शर्त ना दी हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इकाई ना दे करके अंग भी दे सकता है। ऐसे आपसे पूछ ले भाषा की या भाषा का सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग, और कोई शर्त ना दे आपको तो आपको बताना है कि जो आपका वर्ण है ये भाषा का क्या है? सबसे छोटा, सबसे इनिशियल क्या है? पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टार लगा करके इसको लिख लीजिए, कई एग्जामों में ट्रेंडिंग था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा मैंने अगर आपसे पूछा अर्थ के हिसाब से बताएं, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि अर्थ के आधार पर बताएं भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, क्वेश्चन मैंने बदल दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, ठीक है, सबसे छोटी इकाई या अंग, ठीक है, अर्थ के आधार पर, यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया, ध्वनि, वर्ण, शब्द, और यहां पर मैंने वाक्य लिख दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप इसमें किसके साथ जाना पसंद करेंगे, कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ के आधार पर, वो कौन सी होती है? आपकी शब्द होती है मेरे दोस्तों। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ के आधार पर। वाक्य तो सब क्या हो जाएगा? इससे बड़ी इकाई हो जाएगी, क्योंकि शब्दों से मिलकर के ही क्या बने होते हैं? आपके वाक्य बने होते हैं। तो इसमें भी आप सितारा लगा लें, ठीक है, इसमें भी आप सितारा बना लें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग अर्थ के आधार पर। अगर आप अर्थ के आधार के साथ जाना चाहेंगे तो अर्थ के आधार के साथ क्या होगा? आपका सबसे छोटा अंग क्या हो जाएगा? आपका शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा आपका सबसे छोटा अंग। ठीक है, अच्छा अगर हम तीसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लें कि भैया बताओ भाव या भावार्थ के आधार पर, मैंने अगर आपसे पूछा भाव या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ समझते हैं ना, उसका मीनिंग, ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर, के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? सर यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वाक्य। कि अगर हम लोग भाव या भावार्थ के आधार पर जाएं तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी ये क्या होगी? आपकी वाक्य होगी। मैं जब एक एक चीज पढ़ाऊंगा, सबसे पहले ध्वनि पढ़ाऊंगा, कल की टॉपिक ध्वनि होगी, फिर वर्ण होगा, फिर उसके बाद शब्द होगा, फिर वाक्य होगा। मैं वहां पर इस चीज को एक एक डिस्क्राइब करके डिटेल में बताता जाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों कहा था स्टार्टिंग में। एक एक चीज को आपको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ये हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। फिजिक्स की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है, ऊपर आई बटन पर आपको मैथ्स की क्लासेस के भी आइकन्स दिख जाएंगे, आप मैथ की क्लासेस भी ले लें। ठीक है, तो सारी चीजें जो हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए। बहुत नॉर्मल से फीस, ये मान के चलिए कि पर डे की एक चाय से भी कम आपकी फीस पड़ेगी। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो आप, मेरा नंबर है, मैं अभी लगा देता हूं एक छोटा सा पिक, उसमें आप देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।